हेलो दोस्तों, मैं गिरधर लाल यादव आज आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं और साइंस में आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा जिस प्रकार से जल प्रवाह को जल धारा कहा जाता है, उसी प्रकार से आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अगर हम विद्युत धारा की सीधी परिभाषा की बात करें तो आवेशों की प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसलिए विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे हुए समय। विद्युत धारा को अगर हम I से, आवेश को Q से और समय को T से प्रदर्शित करें तो विद्युत धारा का जो सूत्र बनता है वो होता है I बराबर Q बटे हुए T। यहाँ पर ये जो Q है वो आवेश है और आवेश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। आवेश दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। आवेश के अगर हम मात्रक की बात करें तो आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा की अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो दूसरी परिभाषा क्या है वो देखिए आप लोग, कि जैसे मान लो कि आपके पास में ये कोई चालक है। चालक किसे कैसे कहते हैं ये तो आप जानते ही होंगे, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है या विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो चालक कहलाता है। तो अगर इस चालक तार के किसी बिंदु पर एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को, एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। तो विद्युत धारा की दूसरी परिभाषा क्या बनी कि किसी चालक में या किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है। अगर आप सीधी परिभाषा याद रखें तो सीधी परिभाषा है आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। इसके बाद में अगर हम विद्युत धारा के मात्रक की बात करें कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो हम विद्युत धारा का मात्रक या अन्य आगे जो भी इकाई पढ़ेंगे उन सब इकाइयों के जो मात्रक है हम उसके सूत्र से ही निकालेंगे। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक भी हम सूत्र से निकालेंगे। तो देखिए विद्युत धारा का यहाँ पर जो सूत्र है वो है I बराबर Q बटे हुए T। यहाँ पर Q क्या है, आवेश है, और आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। और नीचे T है समय, और समय का जो ऐसा ही जो मात्रक है वो होता है सेकेंड। तो इसका जो मात्रक बना वो बना कूलाम प्रति सेकेंड। तो ध्यान रहे विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है, कूलाम प्रति सेकेंड, या इसका जो ऐसा ही जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का जो ऐसा ही जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, जिसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं। 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं, 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूँ याद रखने की, कि जैसे मान लो ये आपके सामने विद्युत धारा का सूत्र है I बराबर Q बटे हुए T। तो जैसे मान लो कि Q बराबर में अगर 1 कूलाम हो, T बराबर में अगर 1 सेकेंड हो, तो I बराबर में अपने आप 1 एम्पियर विद्युत धारा होगी। ये 1 एम्पियर विद्युत धारा की शॉर्ट परिभाषा है कि Q बराबर में अगर 1 कूलाम है, T बराबर में अगर 1 सेकेंड है, तो I बराबर में अपने आप 1 एम्पियर विद्युत धारा होगी। इसके आधार पर आप इसकी परिभाषा भी बना सकते हैं। परिभाषा कैसे बनाएंगे, जैसे कि
किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, किसी विद्युत परिपथ में या किसी चालक में 1 सेकंड में यदि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उत्पन्न होने वाली जो विद्युत धारा होगी वो 1 एम्पीयर विद्युत धारा कहलाती है। उत्पन्न होने वाली जो विद्युत धारा होगी वो क्या होगी? 1 एम्पीयर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा के मापने की जो इकाई है वो SI जो इकाई है वो एम्पीयर है। इसके अलावा अन्य जो इकाई है उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 1 एम्पीयर बराबर में 1 एम्पीयर बराबर में 10⁻³ मिली एम्पीयर होता है। 1 एम्पीयर बराबर में 10⁻³ मिली एम्पीयर होता है, या 1 एम्पीयर बराबर में 10⁻⁶ माइक्रो एम्पीयर होता है। माइक्रो एम्पीयर होता है, इसको आप मिली एम्पीयर कह सकते हैं, मिली एम्पीयर होता है। तो ये अन्य इकाइयाँ हैं विद्युत धारा को मापने की। इसके अलावा यहाँ पर आप एक चीज़ और देखेंगे, विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा कि विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा जो है वो हमेशा ही बाह्य परिपथ में धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा बाह्य परिपथ में हमेशा ही धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है। या हम सीधी भाषा में ये कहें कि विद्युत धारा जो है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। जैसे मान लो ये कोई चालक है, मान लेते हैं ये क्या है, कोई चालक है, और इस चालक को जो है वो किसी सेल से जोड़ दिया जाता है। सेल में जो है वो एक धन टर्मिनल होता है और एक ऋण टर्मिनल होता है, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश वाला सिरा होता है। और ये चालक है, और इस चालक में मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की जो दर है वो मान लेते हैं इस दिशा में है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की जो दर है या दिशा है वो इस दिशा में है। तो विद्युत धारा जो है वो इसके विपरीत दिशा में बहेगी, धनावेश से ऋणावेश की ओर बहेगी। तो विद्युत धारा की दिशा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की जो दिशा है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है। या अगर हम दूसरी बात करें तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा इस दिशा में गति करेगी। इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा होती है या बहने की दिशा होती है। तो ये तो हुई विद्युत धारा की दिशा। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे इस चैप्टर से संबंधित कि विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो सबसे पहले मैं आपको अदिश राशियाँ और सदिश राशियों के बारे में बताना चाहूँगा कि सदिश राशियाँ तो क्या होती हैं और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। देखिए, अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? वे राशियाँ जिनका निश्चित परिमाण होता है, जिनका निश्चित क्या होता है? परिमाण होता है, लेकिन जिसकी निश्चित दिशा नहीं होती है। वे राशियाँ जिनका निश्चित परिमाण होता है लेकिन निश्चित दिशा नहीं होती हैं, वो राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसके अंतर्गत जैसे आपका समय आ जाएगा, तो समय का जैसे निश्चित परिमाण है, ये जैसे हमने कोई काम 2 सेकंड में किया या 5 मिनट में किया, तो 2 सेकंड या 5 मिनट एक निश्चित परिमाण है, लेकिन दिशा नहीं होती है कि समय किस दिशा में काम कर रहा है। तो ऐसी जो राशियाँ होंगे वो कौन सी होंगे? अदिश राशियाँ होंगी। यहाँ पर बात करें हम सदिश राशियों की, तो वे राशियाँ जिनका निश्चित परिमाण भी हो और निश्चित दिशा भी हो, वो राशियाँ सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अर्थात जिनका परिमाण भी हो निश्चित और जिनकी निश्चित दिशा भी हो,
वो राशियां कौन सी राशियां कहलाएंगी? सदिश राशियां कहलाएंगी। यहाँ पर जो विद्युत धारा है वो इन दोनों शर्तों का पालन करती है। विद्युत धारा का निश्चित परिमाण भी होता है और विद्युत धारा की निश्चित दिशा भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी विद्युत धारा जो है वो सदिश राशि न होकर अदिश राशियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसका कारण क्या है? इसका तीसरा एक और कारण है। सदिश राशियों में एक तीसरा और नियम लागू होता है, और वो तीसरा नियम क्या है कि वे राशियां जो सदिश योग नियम का पालन करती हैं, वे राशियां जो सदिश योग नियम का पालन करती हैं, योग नियम का पालन करती हैं, वे राशियां जो हैं वो सदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि विद्युत जो धारा है वो सदिश राशि न होकर अदिश राशि है। तो इसका मैंने आप लोगों को कारण भी बताया है। इसका कारण क्या है वो मैं आप लोगों को स्पष्ट करके बता देता हूं। विद्युत धारा में देखिए क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि एक तो होती है सदिश राशियां और एक होती है अदिश राशियां। नियम मैंने आप लोगों को बता दिया है। अदिश राशियों में जो है वो परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशियां हैं। सदिश राशियों के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी इकाई का या किसी भी राशि का निश्चित परिमाण भी होता है और निश्चित उसकी दिशा भी होती है। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा और नियम लागू होता है कि ये सदिश योग नियम का पालन करती हैं। सदिश योग नियम का पालन करती हैं। अब सदिश योग नियम क्या है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, मान लो ये कोई वस्तु है और इस वस्तु के ऊपर 5 न्यूटन जो बल है वो इस दिशा में लगाया जा रहा है और 5 न्यूटन जो बल है वो इस दिशा में लगाया जा रहा है। तो क्या ये वस्तु विस्थापित होगी? क्या ये वस्तु विस्थापित होगी? तो ये वस्तु विस्थापित नहीं होगी, क्योंकि ये इधर जैसे एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। तो एक तरफ अगर 5 न्यूटन बल लग रहा है तो दूसरी तरफ -5 न्यूटन बल लग रहा है और दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बल है वो सदिश राशि है। बल कौन सी राशि हुई? सदिश राशि की। उसने सदिश योग नियम का पालन किया कि इधर भी 5 न्यूटन बल लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन बल लग रहा है, लेकिन दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, इसलिए इस वस्तु में विस्थापन नहीं होगा और ये दोनों बल कैंसिल होकर क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो वो जो नियम होता है वो सदिश योग नियम होता है। वो क्या होता है? सदिश योग नियम होता है। लेकिन विद्युत धारा इस नियम का पालन नहीं करती है। कैसे नहीं करती है? जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई चालक तार है, मेरे पास ये कोई चालक तार है। इस चालक तार में 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार में 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। उसके बाद यहाँ जो है इसके आगे इसको 2 तार और जोड़ दिएगी। इसके यहाँ से जो है ये 2 भागों में ये तार विभाजित हो गया। तो 5 एम्पीयर की विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है और 5 एम्पीयर की विद्युत धारा इधर प्रवाहित हो रही है। इधर भी जो है इसमें बल्ब लगा दिया गया और इधर भी इसमें क्या लगा दिया गया? बल्ब लगा दिया गया। तो क्या ये दोनों जो बल्ब हैं वो जलेंगे? तो निश्चित रूप से ये दोनों बल्ब क्या होते हैं? जलते हैं। जबकि ऐसा तो नहीं कि 5 एम्पीयर की विद्युत धारा इधर वाली और 5 एम्पीयर की विद्युत धारा इधर वाली दोनों आपस में जो है धनात्मक ऋणात्मक होकर कैंसिल हो जाएं और दोनों बल्ब जले ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा। ये दोनों बल्ब जलेंगे, दोनों का जो योग होगा वो 0 नहीं होगा। इसलिए ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए विद्युत धारा कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। इधर जो है वो विद्युत परिपथ पूरा है आगे और इधर भी विद्युत परिपथ आगे क्या है? पूरा है। इसके कारण ये दोनों बल्ब क्या होंगे? जलेंगे। तो इस कारण से जो है वो तीसरा नियम लागू नहीं होता है विद्युत धारा के ऊपर। ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती हैं, इसलिए विद्युत धारा जो है वो
अदिश राशियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। कौन सी राशियों के अंतर्गत आती है? अदिश राशियों के अंतर्गत आती है। तो ये आपकी विद्युत धारा की जो है वो अदिश राशियाँ हुई। उसके बाद में विद्युत धारा मापने वाला जो यंत्र है, विद्युत धारा मापने वाला जो यंत्र है, तो विद्युत धारा को कौन से यंत्र में मापते हैं? तो विद्युत धारा को एमीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? एमीटर में। और एमीटर जो है वो विद्युत परिपथ में हमेशा जो है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एमीटर हमेशा विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। देखिए किसी भी विद्युत परिपथ में जो उपकरण लगे हुए होते हैं वो दो क्रम में जुड़े होते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में, एक के बाद एक। जैसे ये एक उपकरण है, इसके बाद में ये दूसरा उपकरण, ये तीसरा उपकरण, तो एक के बाद में एक उपकरण जो जुड़ रहा है वो तो श्रेणी क्रम होता है। और एक दूसरे के समांतर क्रम, एक उपकरण ये है, दूसरा उपकरण ये है, तीसरा उपकरण ये है, ये आपस में अगर जुड़ रहे हैं तो ये जो क्रम माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा? समानांतर क्रम, श्रेणी समानांतर क्रम माना जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है वो क्या है? एमीटर है। और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो एमीटर है वो विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में लगा होता है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। तो ये आपकी मुख्य बातें हुई। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया है। कि सबसे पहले विद्युत धारा की परिभाषा के बारे में बताया कि आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। जैसे कि जलधारा बहती है तो उसमें जल बहता है, ऊष्मा भी अधिक दाब से कम दाब की ओर बहती है तो उसमें भी ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा में आवेशों का प्रवाह होता है। तो आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहा हमने? विद्युत धारा कहा है। इसके अलावा मैंने आपको इसको दूसरी परिभाषा बताया कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। कई बार देखिए विद्युत धारा का जो सूत्र है वो ये भी आप लोगों को देखने को मिलता है कि I बराबर, यहाँ आपने अभी पढ़ा Q/T होता है। I बराबर में यहाँ क्या होता है? Q/T होता है। लेकिन यहाँ इस Q की जगह कई बार जो है आपको NE भी देखने को मिलता है। अर्थात विद्युत धारा का सूत्र होता है I बराबर NE/T। कई बार ये सूत्र भी देखने को मिलता है। इस सूत्र की खास बात क्या है वो आप ध्यान से सुनिए कि जैसे मान लो ये आवेश है, यहाँ पर क्यों क्या है? आवेश है। तो अभी मैंने कहा कि जैसे ये कोई चालक तार है और इस चालक तार के इस बिंदु पर T समय में, इस चालक तार में इस बिंदु पर T समय में अगर N इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं या N इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो इस चालक तार में प्रवाहित होने वाले T समय में आवेशों की जो मात्रा होगी वो Ne होगी। क्या होगी? Ne। दोबारा समझे, जैसे मान लो ये कोई चालक तार है और इस चालक तार में किसी बिंदु पर T समय में अगर N इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो उस बिंदु पर T समय में आवेशों के प्रवाह की जो मात्रा होगी वो Ne होगी। इसलिए इस Q की जगह जो है वो क्या लिया जाता है? Ne लिया जाता है। और यहाँ पर ये जो E है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की संख्या है। E यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है। यहाँ E जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है जिसका मान निश्चित होता है E बराबर में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये याद रखना है, कंपटीशन में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है वो कितना होता है? ये निश्चित होता है। न्यूमेरिकल वाले या गणित वाले जो भी प्रश्न हल करेंगे उसमें भी ये आपको डायरेक्ट मान रखना होगा। तो इसलिए आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश का जो मान है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। किसी भी इकाई के साथ में आप उसका मात्रक लगाना न भूलें वरना वो गलत माना जाएगा। इसलिए आवेश का मात्रक क्या है? यहाँ पे कूलाम है। जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि विद्युत धारा का जो दूसरा जो सूत्र होता है, पहला सूत्र तो आप लोगों ने पढ़ा I बराबर में Q/T होता है। यहाँ पर अभी मैंने आप लोगों को बताया Q का मान जो है वो क्या होता है? Ne होता है। यहाँ पर आपका जो ये E है वो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा है।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है, जिसका मान फिक्स होता है। E बराबर में 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलम। इसलिए इस Ne को Q की जगह रखा जा सकता है, तो I बराबर में क्या हो जाएगा, Ne बटे हुए में T। ये जो सूत्र है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वाला जो प्रश्न है मैथ वाला वो हमेशा पूछा जाता है।